तो आज लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अब प्रीवियस क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जाने थे काफ़ी बेहतर, काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विषय में, कार्बनिक यौगिकों की ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम लोग लिए थे। और आज हम लोग इस क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 2 में, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आज हम लोग इस क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बनिक यौगिकों के गुण चाहे कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो आइए, आज का हम लोग का टॉपिक यही रहेगा। और देखिए, भले मैं विशेषता बता रहा हूँ, लेकिन मैं जितने भी टॉपिक्स का इसमें जिक्र करूंगा, प्रत्येक टॉपिक्स एक नए क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं। अगले मतलब जो भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा गुण में, वो मानिए कि प्रत्येक टॉपिक एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा अपरूपता, पूछ सकता है कि अपरूपता क्या है। यहाँ मैं गुण के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, विशेषता के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यह काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन भी बन सकता है। आइसोमेरिज में क्या है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, होता है। तो इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप सभी को मेरे साथ मिलकर आपको इस वीडियो को अपना समझकर और पूरे कंसंट्रेशन के साथ कंसेप्ट को लेना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रयास सार्थक हो सके। आइए, सो बैक टू द पॉइंट एंड रेडी टू नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फिर नोट कर लीजिएगा। मैं जितना भी चीज़ बोलूँगा वो मैं चूँकि लिखा तो नहीं डिफिनीशन में, तो वो सारे डिफिनीशंस मैं जो बोल के आपको समझा रहा हूँ, हालांकि मैं अभी आपको याद करा दूँगा, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप फिर जरूर बना लीजिएगा। नोट्स जरूर हम लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और नोट्स भी रेडी करना है, क्योंकि हमेशा तो वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आइए, यहाँ है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बन यौगिक की विशेषता। कार्बनिक हम लोग कर सकते हैं चाहे तो, कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को आप समझिए, ये है आपका कॉन्सिडेंस विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब ना विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग। देखिए, ये जो कार्बन है, यह विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करता है। अतः यही कारण है कि प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक कार्बन के ही है। आपको नोट्स में इतना ही लिखना है, इसका पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, विद्युत धनात्मक का मतलब ना ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो धनात्मक होते हैं, मतलब धनायन का निर्माण करते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो ऋणायन का निर्माण करते हैं। तो यह जो कार्बन है, यह धातुओं से भी अभिक्रिया करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और यह अधातुओं से भी अभिक्रिया करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। मतलब विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से ये कार्बन संयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कभी आप देखते हैं कि क्या होता है, कार्बन पकड़ लेता है। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी कार्बन पकड़ लेता है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी मीटर में भी कार्बन पकड़ लेता है, मोटर में भी कार्बन, रेफ्रिजरेटर में, कहीं भी विद्युतीय उपकरणों में कार्बन पकड़ लेता है। तो वो तो सभी धातुओं के बने हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्बन आ जाता है, जिसके कारण विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि कार्बन जो है वह विद्युत धनात्मक तत्वों से अभिक्रिया कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल विद्युत ऋणात्मक, जैसे कि ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि यह एक अधातु है, कि विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लेकिन यह कार्बन से संयोग करता है, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो बनता है CO2, मतलब है यह विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है। तो पहला हम लोग का प्रॉपर्टी यही हुआ कि जो कार्बन है बाबू, यह विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करता है। अतः यही कारण है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रकृति में, हमारे आसपास सबसे अधिक यौगिक कार्बन के ही हैं। क्लियर? तो पहला हम लोग का प्रॉपर्टी ये क्लियर हो चुका। प्रॉपर्टी नंबर आपका 2, आइए मिलाते हैं। यहाँ है आपका सिम्टम्स, मतलब अपरूपता। सिम्टम्स मतलब अपरूपता। देखिए, किसी तत्व का
दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाने की घटना को अपरूपता कहा जाता है। किसी तत्व का दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाने की घटना को अपरूपता कहा जाता है। और कार्बन के अपरूप भी इस प्रकृति में पाए जाते हैं, अतः यह भी एक कारण है कार्बनिक यौगिकों का ब्रह्मांड में ज़्यादा होने का। कार्बन के तो ऐसे कई सारे अपरूप हैं, लेकिन कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप हम लोग लेते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इसमें हीरा और ग्रेफाइट आपको हमेशा मिल जाएगा, ये फ्लोरीन थोड़ा कम मिलता है। तो आपको यही बोलना है कि किसी तत्व का दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाने की घटना को अपरूपता कहा जाता है। जैसे कार्बन के 3 अपरूप क्रमशः हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन है। लिख लेंगे आप लोग, जरूर इस चीज़ को अपने नोटबुक में ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, क्या करेंगे हम लोग कि किसी तत्व का दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाने की घटना को अपरूपता कहा जाता है। हर कार्बन के मुख्य अपरूप हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन है। ये रहेगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, आप देख रहे हैं, मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंधन का निर्माण। यह भी एक गुण है। कैसे, आप पहले जानिए ये सहसंयोजक बंधन है क्या। तो वैसे बंधन जिसका निर्माण किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, तो इस प्रकार के बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। हालांकि ये चीज़ आपके गुण में नहीं लिखा जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी वैसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण किन्हीं दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, तो उसको सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है तो उसको वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहा जाता है। फिलहाल यह सहसंयोजक बंधन है। अब देखिए मैं इसको बना करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पर कोई भी जिसमें कार्बन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये CH4, इसको यदि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप खींचते हैं इसका, तो एक कार्बन है और 4 इधर में क्या है, तो हाइड्रोजन है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ना देगा ना लेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे 1 2 3 4। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 ले लेगा तो इसका अस्थायित्व तो कंप्लीट हो गया। देखिए कोई भी तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से अस्थायी तब होता है जब उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 हो और नहीं तो 8 हो, जिनको क्रमशः द्विक तथा अष्टक कहा जाता है। लेकिन 2 से तभी वेरिएबल होता है जिस तत्व का बाहरी कक्षा, मैंने पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा हो, मतलब बाहरी कक्षा हो, मतलब एक ही कक्षा हो। तो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होता है, इसलिए 2 से सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये 2 ले लिया हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। तो ये हाइड्रोजन की अस्थायित्व हो गई। अब कार्बन की देखिए, ये एक तो कार्बन के पास यहाँ पहले से था, एक हाइड्रोजन का। ये देखिए कार्बन क्या करता है कि इन सब का कार्बन यहाँ से ले लिया। अब कार्बन का आप काउंट कीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आ गई, इसलिए कार्बन भी अस्थायी हो गया। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आ गई है, इसलिए हाइड्रोजन भी अस्थायी है। तो इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो इस कार्बन का एक ये भी बहुत बड़ा गुण है कि मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंधन का निर्माण। तो जो कार्बन है वह सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। अतः यह भी एक कारण है कि प्रकृति में
क्या, तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है। काफ़ी इजी शब्द में, काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप यदि मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे तो आप इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे। अरे बोलना क्या है इसमें, सहसंयोजक बंधन का निर्माण। तो पहले मैं सहसंयोजक बंधन आपको समझा दिया हूँ कि वैसा बंधन जिसका निर्माण किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है तो उसको सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। और कार्बन में भी सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है कार्बन भी। अतः यह भी कारण एक है कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 4, लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉपर्टीज नंबर 4, आइसोमेरिज्म, समावयवता। क्या बोलते हैं इसको कि वैसी रासायनिक मतलब किसी यौगिक के अणुसूत्र समान होने के बावजूद केवल उसके संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण उसका भौतिक तथा रासायनिक गुण बदल जाता है तो उसको समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फिर मेरी बात को समझिए, क्योंकि हालांकि आपको इसमें यह नहीं लिखवाया जाएगा, आप हम तो प्रॉपर्टी जब ना लिख रहे हैं लोग, तो हो सकता है कि इस चीज़ का अब जिक्र ना हो, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा। क्या बोलेंगे समावयवता में कि वैसी रासायनिक घटना, मेरे साथ बोलिए कि वैसी रासायनिक घटना जिसमें किसी यौगिक के अणुसूत्र समान होने के बावजूद केवल उसके संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण उसका भौतिक तथा रासायनिक गुण पूरी तरह से बदल जाता है तो उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर C3H 3 दूना 6 2 8 C3H 8 ये है क्या बाबू, तो ये है आपका प्रोपेन। ये क्या है, तो ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। इसको 3 तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये कार्बन 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 और 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसी को मैं थोड़ा अलग हिसाब से लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 सॉरी एक नीचे ले लेते हैं हम लोग, 3 यहाँ ले लिए, हाइड्रोजन 8 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। ये दो तरह से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। एक और इसका तरीका देख लीजिए आप, ये तो चूंकि ऊपर है, एक तरीका और इसका देख लीजिए, कार्बन कार्बन या रहने दीजिए, दो ही में समझ लीजिए। देखिए इसमें भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है, तो दोनों का परमाणु क्रमांक बराबर है, सॉरी दोनों का रासायनिक सूत्र बराबर है, इसका मतलब दोनों प्रोपेन ही हैं। लेकिन केवल संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो यही आपकी ये समावयवता है, मतलब ये आइसोमेरिज्म है। तो ऐसी रासायनिक घटना जिसमें किसी यौगिक के अणुसूत्र समान होने के बावजूद केवल उसके संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण उसका भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाता है तो उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा बात। आप यहाँ एग्जाम्पल देख भी पा रहे हैं, दोनों जगह संरचना सूत्र केवल अंतर है, बल्कि इसका सूत्र जो है सिंपल सूत्र जो है इसका वो समान है, अणुसूत्र इसका समान है, तो इसी को बोलते हैं समावयवता। और ये गुण कार्बन में भी पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये कार्बन ही है, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, तो ये गुण कार्बन में पाया जाता है। अतः कार्बनिक यौगिकों का अधिक होने का यह भी एक प्रमुख गुण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नंबर 4 भी कंप्लीट किया। अब वीडियो के अंत में हम लोग नंबर 5 देख लेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुलीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का बहुलीकरण भी होता है, कार्बनिक यौगिकों का बहुलीकरण भी होता। आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अणुओं का आपस में मिलकर या सरल अणुओं का आपस में मिलकर जटिल अणुओं के निर्माण करने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है, जबकि बनने वाले यौगिक बहुलक कहलाते हैं।
क्लियर हो जाएगा। यही है आपका बहुलीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों में भी बहुलीकरण पाया जाता है। जैसे एथिलीन जो गैस है उसका बहुलीकरण करके पॉलीएथिलीन बनाया जाता है। अतः पॉलीएथिलीन जो है वो एक बहुलक है और यह जो क्रिया है इसको बोलते हैं बहुलीकरण। तो इस प्रकार से आपने काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ आपने समझा। मिला लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें पहला था आपको कि कॉन्सिडेंस विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नंबर सेकेंड था सिम्टम्स। नंबर आपका 3 आपका था क्या, मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 4 था आइसोमेरिज्म और नंबर 5 आपका लास्ट हुआ है मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज आपने सीखा। अब इसके बाद इसके नोट्स को आप देख सकते हैं।